हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लैंग्वेज एंड एजुकेशन। तो ये टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में, और इसमें क्या क्या है। तो इस टॉपिक में है कि जो भी प्रोविजंस हैं लैंग्वेज को लेके और एजुकेशन को लेके, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं कि डिस्कस वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लैंग्वेज एंड एजुकेशन। सिंपल सा आएगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो चलो देखते हैं। थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान क्या है? एक सुप्रीम लॉ है जिसके अंडर सभी आते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी लॉयर हो, कोई भी जज हो, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रॉपर फ्रेमवर्क लिखा है कि किसी भी चीज को किस तरह से काम करना चाहिए। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है। पावर्स के बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट की क्या पावर है, कैसे प्रोसीजर्स हैं। ड्यूटीज बताई गई है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की। फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, नागरिक के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट को फॉलो करने पड़ते हैं। और क्या है? और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन्स की। तो ये सभी कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। और इन्हें ही चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब कि संप्रभुता, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और इसमें क्या है सबसे मेन कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए कुछ भी करने की, जिससे कि भाईचारा या बंधुता बढ़े, फ्रेटर्निटी बढ़े। ओके, तो आप लिखना चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन एजुकेशन। तो नंबर 1 है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सेकंड है लैंग्वेज सेफगार्ड। थर्ड है एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज। फोर्थ है एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस। देन है सेकुलर एजुकेशन। देन है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। देन है प्रमोशन ऑफ हिंदी। देन है विमेंस एजुकेशन। तो आप पहला पॉइंट स्टार्टिंग में लिख देना, बाकी आप किसी भी पॉइंट को कहीं भी लिख देना, उतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, जरूरी नहीं है नंबर वाइज लिखो आप, आपको जैसे भी याद आए आप लिख सकते हो। तो चलो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में था आर्टिकल 45 में, लेकिन ये क्या था? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज था। मतलब ये उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसमें उतने कानून स्ट्रांग नहीं होते। पर बात इसमें भी कही गई थी कि जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं था, ये बस था कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए, पर इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रूल एंड रेगुलेशन नहीं थे। तो जब 86th अमेंडमेंट हुआ, जब संशोधन हुआ 2002 में, तो पढ़ाई को क्या बना दिया? एक फंडामेंटल राइट बना दिया, जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन। जिसके अंतर्गत क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, और डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए ये एज है 6 to 18 ईयर्स। और कौन सा आर्टिकल था जिसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन आता है? वो आर्टिकल है आर्टिकल 21A। ठीक है, तो जब 86 अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ? आर्टिकल 21A आया, और क्या हुआ? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हुआ। ठीक है, और इसके अंतर्गत पढ़ाई बन गई एक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, जिसमें क्या है 6 से 14 साल के बच्चे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, और डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए ये एज है 6 to 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए करा गया था। क्लियर है? चलो, लैंग्वेज सेफगार्ड। तो इसमें बात आती है आर्टिकल 29 की। तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक जो कि भारत की टेरिटरी में रह रहा है और उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उसे पूरा अधिकार है उसे कंजर्व रखने का। ठीक है, देन है कि किसी भी बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और कहीं पे भी आप किसी को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने से नहीं रोक सकते ऑन द बेसिस ऑफ दीज। इनके बेस पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। क्लियर है? और ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज के राइट को कि वो अपनी लैंग्वेज में चाहे तो एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं एज ए लैंग्वेज मेंटेनेंस टूल के तहत। ओके, क्लियर आई थिंक। चलो, देन है इसमें आर्टिकल 350B। तो इसमें क्या है? अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का हनन हो रहा है तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त कर सकता है, और जिसे कहते हैं नेशनल कमिश्नर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो इनकी ड्यूटी बनती है कि जो भी उसमें मैटर में
चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या हो रहा है, और पूरी रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। क्लियर है? ये इसलिए है ताकि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, जो भाषा के बेस पे जो अल्पसंख्यक हैं, उनको सेफ रखा जा सके या उनका बचाव किया जा सके। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें आता है आर्टिकल 30। तो इसमें क्या है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, वो चाहे रिलीजन के बेस पे हो चाहे लैंग्वेज के बेस पे हो, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं उन्हें। तो उन्हें पूरा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसमें बात कही गई है कि जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, वो रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें मना नहीं कर सकता है या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि वो फंडिंग या ग्रांट नहीं देगा। ठीक है? तो इसके बेस पे भी कोई फंडिंग या ग्रांट नहीं रुक सकती है, ये कहा है आर्टिकल 30 में। बाकी ये आर्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं यार, हम लोग क्या है बस आउटलाइन लेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ने लगे तो बहुत सब कुछ लिखा गया है और वो टाइम के साथ थोड़ा अपग्रेड भी होता रहता है। ठीक है? उनमें कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो ये आउटलाइन है। बाकी आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है तो गवर्नमेंट की साइट पे भी फुल है और इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा दिया है, तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो अब बाद में जाके। चलो देन है एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन। इसमें क्या है, आर्टिकल 15, 17 और 46 हैं। तो इसमें वीकर सेक्शन के सेफगार्ड की बात कही गई है ताकि उनकी एजुकेशनल इंटरेस्ट को पूरा किया जा सके। तो वीकर सेक्शन हो सकते हैं वो चाहे सोशली हो चाहे एजुकेशनली हो, उनके उत्थान के लिए बातें कही गई हैं। ठीक है? आर्टिकल 15 में क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप किसी को नहीं कह सकते हो कि आप पर्टिकुलर स्टेट के हो और उससे डिस्क्रिमिनेशन करना क्या है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट आर्टिकल 15 है। और क्या कहता है ये भी कहता है कि इक्वलिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब सभी को एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। देन आता है आर्टिकल 17। तो जो भी छुआछूत की प्रथा थी, अनटचेबिलिटी थी, उसको एबॉलिश करता है और जहां भी ऐसी प्रथा हो रही है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है आर्टिकल 17 के तहत। तो आपने मिड डे मील से रिलेटेड कोई न्यूज देखी होगी कि एजुकेशन में जब मिड डे मील दी जाती है तो बच्चों को अलग बैठाया जाता है, जो वीकर सेक्शन से हैं या जो कास्ट के बेस पे अलग हैं या सो कॉल्ड उन्हें छोटी जाति माना जाता है, तो उन्हें हाइयर बच्चों से, मतलब हाइयर कास्ट के बच्चों से अलग बैठाया जा रहा था। आई थिंक आपने कई महीने पहले ये न्यूज आई थी, आई थिंक देखी होगी आपने सबने। तो ये क्या है, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 के तहत आप ये सब नहीं कर सकते हो। ठीक है? ये अगेंस्ट लॉ है। चलो देन आता है आर्टिकल 46। तो इसमें ये प्रोविजंस हैं स्टेट को कि जो भी ऐसी स्कीम्स हैं, जो भी ऐसी टेक्निक्स हैं या जो भी प्रोजेक्ट हैं वीकर सेक्शन के लिए, चाहे वो एजुकेशनल बेस पे हो चाहे वो इकोनॉमिकल बेस पे वीकर सेक्शन हो, उनके उत्थान के लिए आप काम कर सकते हो। और अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसी भी फॉर्म में उनका शोषण हो रहा है, तो इसके खिलाफ आपको एक्शन लेना होगा। ठीक है? ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। चलो देन है सेकुलर एजुकेशन, धर्म निरपेक्ष एजुकेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, धर्म निरपेक्ष देश है। इसके अंदर क्या आता है कि कोई भी माइनॉरिटीज अगर वो रिलीजन बेस पे हो या लैंग्वेज के बेस पे हो, तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकती हैं और वो अच्छे से खुद ही उससे एडमिनिस्ट्रेट कर सकती हैं। ठीक है? आर्टिकल 25 में कहा गया है कि सभी लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का हक है, लेकिन वो क्या है, एक हेल्दी वे में होना चाहिए। ठीक है? ये नहीं आप आपस में लड़ने लगो धर्म के बेस पे। तो इसमें कहा गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, बिल्कुल आपको आजादी है, लेकिन इन्हें हेल्दी मैनर, इन्हें मॉरलिटी मैनर होना चाहिए वो सब। देन आता है आर्टिकल 28(1). इसमें क्या है कि कोई भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट है उसमें किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है? देन है आर्टिकल 28(2). तो इसमें वही है कि जो भी स्टेट से रिलेटेड हैं, जो भी स्टेट से फंडेड है, उसमें एजुकेशनल जो इंस्ट्रक्शन होगी वो रिलीजियस नहीं होगी अनटिल अनलेस अगर वो ट्रस्ट से रिलेटेड है या किसी माइनॉरिटी से रिलेटेड है तो वो अपने इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। देन आता है आर्टिकल 28(3). इसमें क्या है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं वो ऐसा नहीं कह सकते किसी को कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं कि आपको किसी रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल होना है। ओके? ये एक पर्सन का हक है कि वो उस रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। और अगर वो माइनर है तो उस केस में क्या है, गार्जियन की परमिशन लेनी होगी। ठीक है? कंसेंट लेना होगा। आई होप समझ में आ गया। चलो देन आता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसमें आर्टिकल 29 है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो जैसे हमने पढ़ा था, इसमें क्या है कि
कोई भी सिटीजन है अगर वो इंडिया के टेरिटरी में है तो उसे पूरा अधिकार है, अगर उसकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है तो उसे कंजर्व करने का उसे पूरा अधिकार है। और किसी भी रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनकी एडमिशन के टाइम पे। अगर उन्हें किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज। माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक को पूरा अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन दे सकते हैं एज ए लैंग्वेज मेंटेनेंस टूल। चलो देन है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। तो जैसे हमें पता ही है हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है और आज़ादी के बाद मदर टंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया ताकि जो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है वो मदर टंग हो, माँ बोली हो। और किसी भी नागरिक को अपनी लैंग्वेज में, अपनी माँ बोली में इंस्ट्रक्शन लेना या पढ़ना उसका क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ओके, इसलिए क्या है, मदर टंग को बढ़ावा देना जरूरी है। आर्टिकल 350A में कहा गया है कि स्टेट को और लोकल अथॉरिटी को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी ताकि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वहाँ पे पढ़ रहा है तो ऐसी फैसिलिटीज हो ताकि वो बच्चा अपनी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर सके। ठीक है, प्राइमरी स्टेज पे। आई होप क्लियर है। सपोज 10 बच्चे हैं, उसमें से 7 हिंदी बोलते हैं, 3 की कोई और लैंग्वेज है, तो उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि उन्हें भी जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में मिले। क्लियर है। चलो देन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी सेकेंडरी स्कूल स्टेज है उसमें जो मदर टंग है और कोई जो रीजनल लैंग्वेज है वो मीडियम होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, और अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है वहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो अपनी मदर टंग में एजुकेशन प्राप्त कर सके। देन रोल आता है कोठारी कमीशन का। कोठारी कमीशन 1964 से 1966 में आई थी। तो इन्होंने क्या कहा कि कॉलेज लेवल पे भी मदर टंग होनी चाहिए। इन्होंने ये बात कही कि जो स्कूल है उसमें ऑलरेडी मदर टंग का यूज हो रहा है तो ये कोई नया प्रोपोजल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले ही 52 में 53 में ये बात कह दी गई थी कि स्कूल्स में मदर टंग का यूज होना है। कोठारी कमीशन ने कहा कॉलेज में भी यूज करना है मदर टंग को और इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई नई बात नहीं है, स्कूल में हम इसे ऑलरेडी अपना रहे हैं। क्लियर है। चलो देन आता है प्रमोशन ऑफ हिंदी। तो प्रमोशन ऑफ हिंदी आर्टिकल 351 के तहत कहा गया है कि हिंदी को प्रमोट और स्प्रेड किया जाए और इसमें ये भी कहा गया है कि हिंदी को डेवलप करना होगा, प्रमोट करना होगा एज ए नेशनल लैंग्वेज। ठीक है। देन 9th पॉइंट है वीमेन्स एजुकेशन के बारे में ध्यान देना, क्योंकि जो फीमेल्स का नंबर है लिटरेसी में अभी भी भारत में बहुत कम है, तो वीमेन्स एजुकेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आर्टिकल्स में, आर्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं, इवन बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ अपडेट होता रहता है टाइम के साथ। ये आउटलाइन थी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।